दरअसल ये कहानी सचमुच उस तरफ बढ़ रही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बात इंडिया की में हम बात कर रहे थे और ये कमेंट आया कि हालात जब बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। वो हालात क्या हैं, थोड़ा समझने जैसा विषय है। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं। वहीं निपुण आलम बायन साहब, जो कि विदेशी मामलों के जाने माने जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहर मस्ती खान साहब बलोच पत्रकार हैं, बलूचिस्तान की बात कहते रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और हसाम दुर्रानी साहब पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हसाम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कोचर, शुरुआत आपसे। 71 वाली बात कही गई है, 71 की बात ज़रा समझाएं। 71 के हालात और वर्तमान हालात को आज कंपेयर क्यों किया जा रहा है? जय हिंद प्रवीण जी, और फेडरल पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से जय हिंद। अब इसलिए कंपेयर किया जा रहा है, आप देखिए मेरे साथ पैनल पर सुहेल अहमद, जो कि पीओके एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ गए। आपका भी स्वागत है जी। डॉक्टर कोचर, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो ये आप इसको देखिए, इसका इसलिए इसको बताया जा रहा है, एक कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि आप अगर एक कौम पे जुल्म करेंगे और जिस तरीके से महिलाओं के साथ अनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं बलूचिस्तान में, और अभी महराम बलूच का केस हमको सामने आया है। एक पॉपुलर लीडर जो हैं वो बलूच के, आप उनको रॉन्ग चार्जेस की तरह एफआईआर करके, एफआईआर भी नहीं की उनके अगेंस्ट, अंदर उनको बंद कर दिया। उनको कोई भी जुडिशियल राइट्स नहीं दी गई। तो आपका देखिए, आपने शेख मुजीबर रहमान के साथ क्या किया। शेख मुजीबर रहमान के साथ भी तो आपने यही किया जो आप आज महराम बलूच के साथ कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप वहाँ की कौम को एक मिलिट्री ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बांग्लादेश में भी तो वही किया था, ईस्ट पाकिस्तान जब उस टाइम पे था। और जो मिलिट्री एक्सेसेस हो रहे हैं, देखिए आप इस कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन लाजमी है क्योंकि मिलिट्री एक्सेसेस जो उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी ने की थी, जिस तरीके से औरतों के साथ इन लोगों ने रेप किया था, इट इज अ नोन फैक्ट। इट इज आपका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इतने सारे आपके इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंटेड है। अभी अगर कोई पाकिस्तान से आके बोले कि नहीं सर ये आप झूठ बोल रहे हैं, तो उनको अपनी हिस्ट्री और बैकग्राउंड में जाना चाहिए, उनको साफ आ जाएगा। तो आज मैं जब इस बलूचिस्तान को देख रहा हूँ, और ये इसको बलूचिस्तान अकेला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी इशू चल रहे, और पीओके में भी हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था कुछ 2-3 दिन पहले। तो इसको बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, अब मैंने जब लास्ट प्रोग्राम में बात की थी बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, वो मैं अब इसको अभी भी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि जब आप अपने हिस्सों को अच्छी तरीके से गवर्न नहीं करेंगे। 44% आपका हिस्सा है बलूचिस्तान, और खाली आपकी 6% पॉपुलेशन रहती है वहाँ। ओके ठीक है, टेरेन वहाँ पे ऐसी है कि ज़्यादा लोग नहीं बच सकते हैं वहाँ पे, और पर आपने डेवलपमेंट वहाँ पे क्या की। और जो वहाँ पे मिनरल्स हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, और जो आपको स्ट्रेटेजिक एक्सेस दे रहा है ग्वादर पोर्ट के साथ, आपका सीपेक का प्रोग्राम चल रहा है। ये आप ऐसे में चाइना ने $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किया है, और $65 बिलियन का प्रोजेक्ट है वहाँ। अब चाइना भी इसको घबरा गया, वो अपनी वहाँ पे सिक्योरिटी अपनी रखता है, वो अपनी फोर्स लेके आए, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। आपका जाफर एक्सप्रेस में टैक्स होते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की, और मैं आज भी मेंटेन करता हूँ कि ये इसको कंपैरिजन जायज़ है। और अगर ये जो इंसर्जेंसी जो अभी पैदा हो चुकी है बलूचिस्तान में, और बीएलए को आप देख लीजिए किस तरीके से बीएलए ने अपनी ताकत को इसको बढ़ाया, और टीटीपी के साथ मिल गई, और इस बीएलएफ भी साथ है। पहले आपका बीएलएफ और बीएलए अलग थे, आज वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जी, जब आप ये
पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन नहीं करेंगे, इस जो आप एक्चुअली कर रहे हैं, और आपका रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, आपका एनफोर्स डिसिप्लिन, ऐसे आपने कानून बना दिए वहां पे। जी। और कानून ये है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एफआईआर, जी। एंड उसको आपको जुडिशियल कस्टडी भी देने की जरूरत नहीं। तो ये कैसा कानून है? अब इसीलिए तो बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन होगा, और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लोकल एनवायरमेंट, इसीलिए लोग वहां नाखुश है। जब आपकी आवाम, देखिए, अगर आप उनको पाकिस्तानी नहीं समझते वो दूसरी बात, पर अगर वो आपके लिए पाकिस्तानी हैं और अगर आपके सिटीजन हैं पाकिस्तान के, तो उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? और इस तरीके का मिलिट्री शासन नहीं चल सकता है। आप इसको नाम के लिए डेमोक्रेसी है, और हम जानते हैं कि इसको पाकिस्तान की शासन को कौन चलाता है। इट्स द डीप स्टेट, इट इज दिस पीपल लाइक मुनीर, जो जी। आपके बिक चुके हैं अमेरिका के थ्रू, और जो अपने गॉट इट सर। डील्स। डॉक्टर कोचर, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बात को, बाकी के पैनलिस्ट को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। जी। निपुण जी, मुझे ये बताएं थोड़ा सा, आपकी अभी पैनल पर पीओके एक्टिविस्ट जब भी बैठते हैं या अमर भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों की बड़ी नाराज़गी रहती है कि भारत क्या कर रहा है और किस किस मौके की तलाश कर रहा है। जनरल साहब से भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया है इसी पैनल पर। खैर, मुझे ये थोड़ा सा स्टैंड बताएं, क्योंकि अभी हसाम भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। ज़्यादातर पाकिस्तानी पत्रकार जो हमारे साथी बैठते हैं वहाँ से, उनका ये कहना है तो सब भारत ही कर रहा है, ये यहाँ पर जो कुछ है इन लोगों को फंड किया जा रहा है, ये इस तरह के आरोप आते हैं। जियोपॉलिटिक्स में एक होता है नज़रिया भारत में, हिंदुस्तान में बैठकर इस मसले पर बात करना, एक होता है पूरी दुनिया का नज़रिया इस मसले को लेकर। तो बलूचिस्तान और पीओके की एग्जैक्ट स्थिति जियोपॉलिटिक्स में फिलहाल क्या है? बिल्कुल सही बात है भाई प्रवीण भाई। हालांकि मेरे से बड़े अभी राजन सर ने सब बता ही दिया, और हमारे साथ बलूच के, हमारे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के अहमद भाई हैं, उनको सलाम, और दुरानी भाई से हमेशा मुलाकात होती रही है। आपका जो प्रश्न है वो बड़ा शानदार प्रश्न है प्रवीण भाई, लेकिन देखिए क्या है ना, मैं एक कहूँगा, ये तो मुझसे अच्छा अहमद भाई बताएंगे, और एक बड़ी प्यारी लाइन है जिसको मैं बोलता भी हूँ पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान से जुड़े चाहे वो बलूचिस्तान हो या जो इनलीगल ऑक्यूपेशन उनका पीओके में है, वहां के लोग यही कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम नहीं था। तो ये तो उनकी अपनी है, अब कितना भी आप इल्जाम लगाएं, लेकिन कोई सबूत तो दिखाएं। सबूत क्या? सबूत के तौर पर कई बार कुलभूषण जाधव का जिक्र करते हैं कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा भी दी गई, लेकिन देने के बाद मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। जितने भी पाकिस्तान ने सबूत वहां पर पेश किए, उन सारे सबूतों को वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया और कहा फांसी मत दे देना, तुम्हारे सबूत पर्याप्त नहीं। तो देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात होती है। हमने आरोप लगाए कि भाई आपका चाहे हाफिज सईद हो या आपका मसूद अजहर हो या फिर आपका दस्तगिर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, उन सबको इंटरनेशनल कोर्ट को, जो हमारा यूएन की जो इंटरनेशनल टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसमें शामिल भी किया हुआ है। तो ये प्रमाण दिखता है ओसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया। चलिए, ये तो मैंने एक बात कही, वो आरोप है। दूसरी बात, भाई हम तो ये मानते हैं कि बलूचिस्तान के लोग हों या पीओके, तो हमारा है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो 1947 से पहले तो सब अपना ही था। और अगर भारत ये कहता है कि भाई कहीं भी अगर इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। तो भारत में खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था 15 अगस्त को, अगर आपको याद हो, कि हम बलूचियों के, हमारे पास पत्र भी आते हैं, बलूची भाई बहन हमारे इस प्रकार की बातें करते हैं, हम इंटरनेशनल मंच पर इस बात को उठाएंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार ह्यूमन राइट्स का वायलेंस कर रहा है। और अभी जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ प्रवीण भाई, खुद हमारे विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल जी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को कहा भी कि हमारी नजर है कि किस प्रकार ह्यूमन राइट्स के वायलेंस हो रहे हैं। बस ये बात जरूर है कि भारत की एक पॉलिसी है कि हम कभी किसी के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जब बात आए मानवाधिकारों की, और वो भी उन लोगों की जो कहीं ना कहीं, यानी कि 1947 से पहले हमारे ही भाई बंधु थे, एक बेकार का कॉन्सेप्ट कि हम बनाएंगे करेंगे, उसको लाके पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन उन लोगों का क्या दोष था जो बलूचिस्तान कभी होना नहीं चाहता था? भाई बलूचिस्तान को तो जबरदस्ती बनाया गया। मैं थोड़ा सा, निपुण जी, मेरे जहन में कई सवाल आ रहे हैं, हो सकता है सुहेल भाई आपसे पूछे भी, अगर कोई रिमार्क आप देना चाहें
कि इंटरनल किसी अन्य देश के इंटरनल मसलों पर हम नहीं बोलते, और आपने ही कहा है पीओके हमारा, हम मानते भी हैं, तो वो कैसे पाकिस्तान का इंटरनल मसला हो गया? फिर तो हमें लड़ जाना चाहिए। हाँ, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान को बना के रखना चाहिए था। ठीक है, हमारे भाई बंधु थे, आपके साथ चले गए, हालांकि वो गए नहीं थे। मैं अभी बता रहा था, कल आपके खान के कनपटी में जिन्होंने बंदूक रख के विलय करवाया था बलूचिस्तान का, वो बलूचिस्तान अपने मन से नहीं हुआ था। और पीओके तो इलीगल ऑक्यूपेशन किया गया, कब्जा किया गया। और हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो तो वैसे ही नहीं मानते, वो तो पख्तूस्तान मानते हैं कि हम तो अफगान के लोग हैं। तो आप पंजाब और सिंध को देखिए केवल, और सिंध में भी स्थिति ऐसी ही है कि आप बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स दिखते नहीं है। केवल पंजाब तक अगर आपको सीमित रखते हैं तो रियलिटी में पाकिस्तान पंजाब है। हम उसके मामले में कोई बोलते नहीं है, लेकिन बात है कि हमने जब 1971 में भी हमको बोलना पड़ा। यूएन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 51 ये कहता है कि अगर किसी देश के इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है किसी दूसरे देश के इंटरनल डिस्टर्बेंस से, तो वो हस्तक्षेप कर सकता है। हमने उसी मामले में जाके हस्तक्षेप किया था ह्यूमन राइट्स के वायलेंस को लेकर। ये तो पाकिस्तान भी जानता है, समझता भी है कि दक्षिण एशिया हो या एशिया हो, भारत एक प्रभावी शक्ति है, और ह्यूमन राइट्स हो या इस प्रकार के जो मुद्दे हो उन पर भारत का बोलना स्वाभाविक है जी। तो हम इस प्रकार की बात तो कभी नहीं कहते। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँ, लौट कर एक सबूत तो दें। हमने तो सबूत दिया, हाफिज सईद, मसूद अजहर का है इंटरराष्ट्रीय जो आतंकवादी की लिस्ट में शामिल है। मैं समझ गया, लेकिन देखिए स्टैंड इज स्टैंड, वो हम जानते हैं, सबका स्टैंड बना हुआ। मैं तो कई बार कहता हूँ चर्चा शुरू होगी तो ये लिख कर दे सकते हैं कि ये यहाँ से ये बात आएगी, और वो बातें बनी रहती है। वो बातें बार बार जाना ज़रूरी है। कुछ नए अपडेट आते हैं, जैसे मंगल साहब की जो आज स्पीच आई है, पीओके के जो हालात बने हुए हैं, सुहेल भाई और अहमर भाई उसको बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि अभी जनरल साहब और आप दोनों ने जो बातें बोली हैं उसके बाद दुरानी साहब से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो मैं उनको बीच में थोड़ा चर्चा में शामिल करता हूं, फिर बाकी के साथियों के पास जाता हूं। दुरानी साहब, अभी इस समय जो बलूचिस्तान और पीओके में जो कुछ भी, और चलिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ये तो है, लेकिन बलूचिस्तान और पीओके की तो बहुत एविडेंट तस्वीरें सब जगह आ रही हैं। अख्तर मंगल जी का भाषण अभी आप सुन ही रहे थे, आप लोग भी उसको चला रहे होंगे। आप लोगों का स्टैंड, पाकिस्तानी पत्रकारों का क्या स्टैंड इन दोनों सिचुएशंस को लेकर है? फिलहाल आप इसको कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रवीण तिवारी, जो अभी अख्तर मंगल ने जो बात कही है, अख्तर मंगल साहब ये बात करते हुए बिल्कुल भूल गए हैं कि वो एक हुकूमत का एक हिस्सा रहे, रियासत का एक हिस्सा रहे। दूसरी बात यह कि इस वक्त अगर उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो बतौर एक सहाफ़ी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त उनकी सरदारी जो है उसके पूरे इलाके के अंदर उनकी सरदारी और उनकी पावर जो है वो स्टेक के ऊपर आ चुकी है, जिस वजह से वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो अब मजीद ब्रिगेड जिसके बारे में जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि वो दहशतगर्द और जो खुद कश बम्बार जो है अपने आप को जो फाड़ लेते हैं बम बांध के, उस जो मजीद ब्रिगेड का जो हेड है वो अख्तर मंगल साहब के जो है सगे भाई हैं, ब्लड रिलेशन है उनका, यानी कि सगा भाई है उसका। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अख्तर मंगल साहब कितने अच्छे हैं और उनकी क्या। अच्छा, दूसरी बात सुनेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, ये पॉइंट सुन लीजिए इनके, फिर मैं आपसे झूठ कह रहे हैं, आप इनको इंटरप्ट करें, झूठ कह रहे हैं। मैं आपसे पूरा इसका एक आपकी बात को भी पूरी तरीके से रख देंगे। झूठ कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, अपने देश की बात रखेंगे, हम सब जानते हैं। मैं भी कई बार हिंदुस्तान के बारे में भी बोलते धैर्यपूर्वक सुनता हूं। अगर मैं देखें, अभी आपने जो बात की है, मस्ती बलोच की एक वीडियो जो है वो अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिसमें ये एआई आपने राह को गालियां दे रहा, मां बहन की गालियां दे रहा राह को। आप वो इसको कहें कि वो उस वीडियो को पहले डिलीट कर दे, उसके बाद बैठ के बात करें। यहाँ पे ये तो यूएसए में बैठा हुआ और किसके पेरोल पे बैठा हुआ है? इसको अभी आप एक पत्रकार हैं और या पत्रकार हैं या आप एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, और मेरा ख्याल है कि आप जैसा पढ़ा लिखा शख्स जो है ना उसको थोड़ा सा करना चाहिए। अपने पैनल को जरा सोच के बना ले। निपुण भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कोचर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अब किस किस्म के कार्टून्स को आपने अपने साथ रखा? नहीं, ठीक है, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं दुरानी साहब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज मेरे पैनल पे। नहीं, आपके पैनल पे नहीं है, लेकिन आपका जो पैनल है वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि जब सारे बात कर रहे थे मैं भी चुप करके सुन रहा था ना, मेरे में बर्दाश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आगे आ जाए। आपके एक रिटायर्ड कर्नल हैं राजेश पवार साहब, ठीक है, उन्हीं का अभी जो बयान है अभी 2 दिन पहले, ये आप दोनों भाइयों के लिए जो कह रहे थे कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में और अपना बलूचिस्तान में और कश्मीर में क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो राजेश पवार साहब का भी बयान है, वीडियो उनकी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, आप उनको वो चेक कर लें। और इसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि
इसराइल जो है वो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन और असला जो है वो सप्लाई कर रहा है, और भारत जो है उनको तमाम तर जो फैसिलिटी और पैसे जो है वो भारत सप्लाई करता है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन जितनी भी हो रही है, दहशतगर्दी जितनी भी हो रही है, वो इसराइल के बिहाफ के ऊपर अफगानिस्तान और ये जो है आपका बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। BLA, BFA और TTP भी इसमें शामिल कर लिए। कोचर साहब आपने सिर्फ दो का नाम लिया था, इसमें काइंडली TTP को भी आप शामिल कर लें तो ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और इनको पैसा अब भारत देता है। ये मैं नहीं कह रहा, राजेश पवार साहब कहते हैं, आपके रिटायर्ड कर्नल है, काइंडली जरा उनसे आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये बात करते हैं कि जी बांग्लादेश वाले जो है ना वो वाकयात होने वाले, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ बांग्लादेश वाले। नरेंद्र मोदी साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि मुक्ति बानी उन्होंने तैयार करवाई थी, भारत ने तैयार करवाई, पैसा उन्होंने दिया, फैसिलिटी उन्होंने दिया, असला उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को तोड़वा दिया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी साहब का बयान है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो अभी इसके बाद अगर आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि जी अभी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा ख्याल है राजेश पवार साहब, अपना तिवारी साहब, आपको मेरा ख्याल, सॉरी परवीन तिवारी साहब, आपको तमाम चीज़ें आपके अपने पास मौजूद हैं, आपके अपने पास तमाम चीजें मौजूद है, आप सिर्फ उनको थोड़ा डिग आउट करें, आपको पता गॉट इट दुरानी साहब, मैं आऊंगा, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। अभी सुनते हैं जनरल कोचर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अहमद भाई आपके पास आता हूं। Who is राजेश पवार? राजेश पवार ने प्री मैच्योर फौज को छोड़ा और राजेश पवार एक जर्नलिस्ट की तरह अपनी रिपोर्टिंग कर। सो डोंट आप उसको फौज में जो 20-22 साल रहा है, ये आप उसको उसके साथ मत जोड़िए। ही हैज गॉट नो लिंक विद द इंडियन आर्मी एज ऑन डेट। वो एक जर्नलिस्ट की तरह बात करते हैं, उनका अपने ओपिनियन है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनके नाम पे अगर कर्नल लगा दिया है कि वो। मैं समझ गया एक एग्जांपल, जैसे आरजू हमारे साथ बैठती हैं तो आरजू के बारे में पाकिस्तानी पत्रकार कहते हैं ये तो इंडिया की प्रवक्ता है टाइप काइंड ऑफ। इसलिए मैं ये एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ, बिकॉज इसमें फौज को लाया जा रहा है कि एक कर्नल का नाम लेके जी, गॉट इट सर, कोई उसका रिलेशन नहीं है फौज के साथ। जी अहमर भाई, आपके कई आपत्तियां थी जब दुरानी साहब कह रहे थे, आपने कहा ये झूठ कह रहे हैं, फैक्चुअली गलत बातें कह रहे हैं, AI वीडियोस का सत्यापन रख रहे हैं। राजेश पवार वाली बात तो अभी जनरल कोचर ने क्लियर कर दी, बाकी की बातों के बारे में आपकी टिप्पणी। जी नमस्कार, भारत माता की जय, बलूचिस्तान सबसे बात। तुमसे पहले जो यहाँ एक शख्स तक नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये जनरल आसिम मुनीर मरदूद, बदमाश, डेरी हसनाबाद के टके का बंदा, इसको तो पंजाब में भी लोग पसंद नहीं करते हैं। इसने जो है इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, जो मकबूल तरीन लीडर हैं, जो असल वजीर आजम है। पाकिस्तान का मुंह इनके जनरलों ने खुद काला किया हुआ है, दूसरों को क्यों इल्जाम लगाते हैं? पाकिस्तान तोड़ा इनके जनरलों ने, भारत के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? क्या बलूचिस्तान के गैस कलमा पढ़कर कौन चोरी कर रहा है? कोई हिंदू कर रहा है, कोई सिख कर रहा है? ये पंजाबी कलमा पढ़कर हमारे घरों में घुसकर हमारे बच्चों को उठाकर हमारे महिलाओं की बेइज्जती कर कर, कश्मीरियों के घर में घुसकर, कश्मीरी जो इतने पीसफुल लोग थे उनके घरों में घुसकर उनकी औरतों की बेइज्जती कर कर, ये पंजाबी जिहादी जल्लादी और इनके ये एजेंट यहाँ जो बैठे हुए हैं किस किस्म की बकवास कर रहे हैं। देखें, इन्होंने जो नाम लिया मुख्यमंत्री हमारे साबिका अख्तर महंगल, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कदर के निगाह से हम उनको देखते हैं। वो आखिरी सियासी लीडर थे पाकिस्तान जिंदाबाद करके। जब मैं आया था यहाँ 2000 में तो मैं उनसे मिला था। उनके भाई ने 1976 में पहले वन ऑफ द फर्स्ट इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, असदुल्ला महंगल 19 साल, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। उनकी लाश आज तक नहीं मिली। जाए वारदात में मेरा अपना कजिन फर्स्ट था जो गया था।
ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? इनके फौजी जनरलों का जो एरोगेंस है, ये जो समझते हैं कि हम बहुत आला अरफा हैं, ये कहाँ के आला अरफा हैं? ये अमेरिका के गुलाम हैं। ये अमेरिका के गुलाम सीटो सेंटोस जो जब इन्होंने साइन किया था और जब से CIA घुसी थी, इनका मुंह काला। ये रॉ के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? इनका मुंह काला MI5 ने, MI6 ने, CIA ने किया है। ये अपने अब्बा को क्यों नहीं पहचानते हैं सही तौर पर? ये अभी कह रहे थे अख्तर मेंगल के भाई मजीद ब्रिगेड के फाउंडर है, बिल्कुल गलत कह रहे थे। उनके भाई का बिल्कुल है तंजीम, उसका नाम है लश्कर बलोचिस्तान, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये इस किस्म के जाली सहाफी को कुछ पता ही नहीं है। ये तो वो हैं जिनके अखबार डॉन ने, जिस दिन इनके जनरलों ने वहाँ पलटन मैदान में अपनी पतलूनें उतारी थी, उस दिन उन्होंने कहा था हम जीत रहे हैं, आखिरी वक्त तक हम फतह करेंगे। ये जिन्ना साहब की अखबार थी, डॉन अखबार। आप देख लीजिए, हमने तो झूठ नहीं कहा है, लिखा हुआ है। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हमारी महिला को, डॉक्टर मारंग बलोच को, जो पीसफुल जद्दोजहद कर रही है, इनके हार्ड स्टेट पॉलिसी वाले जनरल ने डबल लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है। दिस लाइफ सेंटेंस फॉर डॉक्टर ये मारंग, डेथ सेंटेंस फॉर पाकिस्तान है। ये कहाँ की इंसाफ है? हर रोज हमारे 3 नौजवानों को ये जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं। एक बंदे को ये हर रोज ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं जी। फिर ये कहते हैं कुलभूषण यादव, फिर ये कहते हैं कि रॉ। हमारी तो इंडिया से इल्तिजा है कि अगर एक कुलभूषण यादव था तो सिर्फ एक क्यों था? हमें तो 1000 चाहिए। इनके अगर 10,000 ISI वाले हमारे सरजमीन पे हमारी मर्जी के खिलाफ आते हैं तो हमारे मर्जी से 1000 हमें चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जिहादी कलमा पढ़ के इस्लाम का चूरन ना बेचे हमारे जमीन पे जी। अपना इस्लाम अपने घर में रखें। जी अहमद साहब बात करते हैं इसको और थोड़ा सा, क्योंकि आपकी भावनाएं भी थी और आपने हमने बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक आपको सुना है और हम जानते हैं कि एक दर्द है बलूचिस्तान के तमाम लोगों का। और क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी मेरे साथी मौजूद हैं। सुहेल भाई, अभी जो कुछ चल रहा है उसके बाद में जितने एक्टिविस्ट हैं, आपके साथी लोग हैं, उनसे जब भी बात होती है तो उनका तो ये कहना है कि ये पीक टाइम आ गया है, अब ऐसा समय आ गया है जब बैरिकेडिंग करके दवाएं और खाना तक हम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, अब हमको बचाओ। हालांकि ह्यूमन राइट वायलेशन का मसला भारत ने कई मंचों पर उठाया है, UN में उठाया है, उसको लेकर भी बहुत बातें होती कि उससे कितना फ़ायदा होगा, बट एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकारों से जब बात करता हूं तो उनका कहना होता है कि आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, ऐसे हालात नहीं है। हालात क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपको और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, देखिए, मेरी राय में जो सबसे अहम बात पता किसी भी मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए उस वक्त मजबूत होता है जब आवाम और उसकी बात सुनी जाए, उनके हुकूक का एहतराम किया जाए और मसाइल का हल बातचीत से किया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान POK में ऐसी कोई बात ना सुनी जा रही है, ना कुछ कहा जा रहा है। कि अगर आप देखेंगे आज की बात कहता हूँ मैं आपको, करीब 70 से 75 ट्रक्स ऐसे जो रोके गए हैं। फगवार थाना जो जिसके हदूद में आता है, फगवार थाना वहाँ पे है, वहाँ पे सारे जो जिसमें आटा था, गुंदम था, राशन के ट्रक्स पूरे स्टॉप किए गए। वहाँ के पैरामिलिट्री जो है वहाँ के सब रोक दिया, आने नहीं दे रहे। मतलब पाकिस्तान सरकार चाहती क्या है? यहाँ के लोग भूखे मरे, भूखा मारना चाहते हैं यहाँ के लोगों को। पूरा राशन स्टॉप क्यों किया गया? पूरा राशन रोका गया पाकिस्तान सरकार द्वारा। और ये सारे जो ऑर्डर्स आगे पुलिस ने रोके, लेकिन ये पूरे ऑर्डर्स जो भी आ रहे हैं, ये तो जानते हैं, दुरानी साहब भी जानते हैं अच्छे से, सारे ऑर्डर्स आसिफ मुनीर पास कर रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ का कुछ चलता तो है नहीं पाकिस्तान में। हर एक चीज जो वहां से आसिफ मुनीर कहेगा वही होता है। और अब वो शायद हो सकता है दुरानी साहब कहे मुझे सांस लेता है आसिफ मुनीर, सांस निकालता है आसिफ मुनीर, यही सच्चाई है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इस वक्त अगर पूरा राशन रोका गया POK के लिए, अगर आप बलूचिस्तान में भी देखेंगे जो उनके अंदर इस वक्त जो हालात है बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के, बहुत खराब। चाहे वहाँ का सिक्योरिटी का मसला हो या वहाँ का जो भी मतलब सियासी मसला बलूचिस्तान में, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। और पाकिस्तान अंदर से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हालत बुरी हो रही है। मैं तो हमेशा आपके जब भी आता तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब एक्चुअल में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि मतलब इसमें इंडिया तो कहती है हर बार कि हम स्टैंड लेंगे, लेकिन इंडिया स्टैंड नहीं ले रही है।
इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए पीओके के लिए, क्योंकि अब यहाँ की पब्लिक खुद चाहती है कि वो वहाँ हिंदुस्तान, जिस हिसाब से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, हमारा पड़ोसी कश्मीर में तरक्की हो रही है, हर एक चीज कश्मीर में हो रही है, यहाँ भी हो, हम भी देखना चाहते हैं यहाँ की महंगाई खत्म हो। तो एक ही होता, क्योंकि यहाँ के आसिफ मुनीर के होते होते और ये जो इस वक्त सरकार है यहाँ पे, इसके होते हुए तो कुछ होने से रहा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं। ये लोग का बस एक ही चीज आती है, कैसे लोगों की आवाज दबाई जाए, कैसे लोगों को दबाया जाए, वही हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। प्रवीण जी। दुर्रानी साहब, अभी भारत क्या कर रहा है, मैं वॉरफेयर पर जाना ही नहीं चाहता, और मैं सच मानता हूं, मैं खुद भी कभी इन मसलों पर इसलिए बात नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना के क्या प्लान्स चल रहे हैं, अब अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या चल रही हैं, उस सब पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो जनरल साहब हैं, जनरल साहब बेहतर जानते हैं उस पर कुछ। ये जो लोगों के हालात हैं, महरंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा दे देना, पीओके के लोगों का दर्द, और ये आ रहा है, ये सबके सामने आ रहा है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, फुटेज है, वहाँ पर गोलियाँ चलना हो, वहाँ पर रसद के ट्रक्स को रोक देना हो, ये सारी चीज़ें कैसे नज़रअंदाज हो सकती है पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा? अच्छा देखिए, अभी जो बात अभी आप कर रहे हैं प्रवीण, मुझे सबसे पहले तो जो है ना थोड़ा सा बल्कि अगर थोड़ा क्लियर मुझे कर दें, ये सुहेल साहब, जो सुहेल अहमद साहब हैं, ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? ये सवाल हर बार उनसे पूछा जाता है, हर बार उनसे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मतलब, और वो जो जवाब देंगे ना, उसके बाद जो आप काउंटर करने वाले वो भी मुझे पता है, इसमें समय खराब होगा हमारा। मैंने तो इसलिए उनका पूछा ही नहीं, वो तो व्यक्तिगत मामला है। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक सवाल, मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं प्रवीण से बात पूछ रहा हूँ, मैं प्रवीण से आपको, मैं तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कौन सा आपको कुछ बोला, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, खाली आप सवाल किया, मैंने उसका जवाब दीजिए। आप पिछली बार भी आपने जब सवाल मैंने किया, अपने सवाल को भटकाने के लिए आपने ये टॉपिक छेड़ा, हर बार आप लोग ये टॉपिक क्यों छेड़ते? चले मैं आपसे, चले मुझे बता देना आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? अरे अब कहा आपके घर का पता दे दूं मैं? आप पारा, जी बिल्कुल बताएं, आप मेरे घर का पता बताएं सर। अगर आप वो सर ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट बंद है, तो आप कैसे इंटरनेट के जरिए बात कर रहे हैं, आपका इंटरनेट तो अच्छा आ रहा है, अभी ये सारी बातें होंगी। प्रवीण मैं बात कर लूं, मेरे सवाल का जवाब दे दें। अगर मैं किसी दिन आऊंगा, मैं तो चाहूंगा सर, आप कोई पैनल डिस्कशन करते हो तो मुझे बुलाइएगा, 2-4 जगह मैं भी जाता हूं, तो मैं आपको चुपचाप सुनूंगा, जब आप पूछेंगे तब बोलूंगा, जब आप पूछेंगे तब बोलूंगा, जो आप पूछेंगे वो बोलूंगा। सोहेल आपका टाइम खत्म हो गया भाई, मेरी बारी है, लेट मी कंप्लीट, आपकी बारी होगी, लेट मी कंप्लीट। अरे कंप्लीट हो ना, रुक के बोलिए। मुझे आपने मुझसे ये पूछा, आपने महारंग बलोच की उम्र कैद की सजा पे आपने मुझसे बात की, और आपने कहा कि उसको सजा क्यों दी गई है। भाई हमारा इंटरनल इशू है ना, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर उसको सजा दे दी गई तो क्या हुआ, भारत को क्या तकलीफ शुरू हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि जी वहां पे खाना रोक दिया है आसिम मुनीर ने। देखिए आप, मेरा ख्याल है फिर ये सलीम साहब ने, सुहेल अहमद साहब ने, सॉरी, शौकत मीर की किसी भी बयान को नहीं सुना। शौकत मीर ने आज से, जब उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी, या उन्होंने जब से ये धरना देना शुरू किया था, उससे पहले उन्होंने बाकायदा तौर पे, और अभी भी उनकी जानब से मुसलसल जो बयान, वीडियो पैगाम या ऑडियो पैगाम आते हैं, जो कि वो ये है कि बंद का मतलब बंद। और उन्होंने अपनी अवाम को ये कहा था, कश्मीर के उन लोगों को कहा था जो कि उनके साथ उठते बैठते हैं या उनकी तहरीक में शामिल है, उन्होंने कहा था कि आप कम से कम 1 महीने का राशन इकट्ठा कर लें, उसके बाद हम हर चीज़ बंद कर देंगे। पंजाब से, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से कोई भी चीज़ आएगी, हम उन ट्रकों को जला देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हम इन लोगों को वापस भेज देंगे। चले, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आपने देखे ना, शौकत मीर साहब ने कहा बंद का मतलब बंद, तो भाई बंद का मतलब बंद है। अब आप क्यों रो रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा? तो ये शौकत मीर को चाहिए था ना कि बाकी जो अवाम है उसके खाने का बंदोबस्त पहले कर लेते। पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता, नहीं, वो नाम करेक्ट कर रहे थे, आपने जो नाम बताया वो नाम कुछ और बता रहे थे अहमद साहब। चले जो भी है वो मीर साहब जो है ना, आपके इनके जो मीर साहब है, अगर उनकी बात पे यकीन नहीं है या उनको आप लीडर नहीं मानते, तो फिर उनको जुतियां मार के साइड पे कर दे। उन्होंने ये बात क्यों कही थी? देखो ना, उन्होंने ये बात क्यों कही थी? फिर उसके बाद ये कहा गया, फ्राइडे को, बल्कि फ्राइडे कह रहा हूँ, आप फ्राइडे तो आज है, वेडनेसडे को मेरे यहाँ पे प्रोग्राम में कश्मीर से जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, वो मेरे प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे बतौर गेस्ट शामिल थे।
और उन्होंने जो बात बताई है, अगर वो मैं यहाँ पे बात करना शुरू कर दूंगा तो फिर उससे पहले वही बात हो जाएगी जो कि अपना तिवारी साहब आपने पहले कहा कि जी पाकिस्तान से जो भी पत्रकार आता है वो कहता है कि भारत नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि भारत कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही, मैं तो नहीं कहता भारत कर रहा है भाई, भारत सिर्फ पैसे देता है, करने वाले यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो किए जा रहे हैं। बात ये बहुत सारी चीजें हैं। सोहेल अहमद साहब कहेंगे कि जनाब ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो ठीक है, फिर बाकी अगर आप बाकी चीजें देखते हैं, आप उनके साथ में बाकी चीजों को जिस तरह मैंने पहले बात की है, आप इसको डिनाई कर दें, मैं मान जाऊंगा, आप रिबटल दे दें, मैं मान जाऊंगा, आपका पॉइंट अपनी जगह पे, मेरा पॉइंट अपनी जगह पर है। मीर ने ये बात कही कि कश्मीर बंद कर देंगे, पंजाब से पाकिस्तान से कोई चीज नहीं आएगी, कोई खुराक यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती, ये बात आपने कही और खत्म हो गई। ये बात आपने कही दुरानी साहब, आप किस बात पे रो रहे हैं भाई? नहीं नहीं आप ठीक किस है, बात ये बात तो हो गई, खुश होना चाहिए। बड़ा आपने एक जेन्युइन पॉइंट उठाया। हालांकि मुझे याद आ गया वो आसिफ साहब का वो बयान याद आ गया कि हम अमेरिका ने हमको किस तरह से फंड किया और कैसे हमने आतंकियों को या आतंकियों की जमात को पूरा यहाँ पर तैयार किया, हम अमेरिका के कहने पर आतंक को यहाँ पर करते, यानी फंड्स का इस्तेमाल, आपने कहा फंडिंग होती है, अभी तो भारत वो गलती की है इन्होंने, मैं मानता हूं पाकिस्तान ने वो गलती की है, उसको खुमियाजा भुगता है, मैं मानता हूं बिल्कुल। और बल्कि आपके साथ तो मेरा शायद ये दूसरा या शायद तीसरा इंटरेक्शन है आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, खासतौर पर आप ही का जो इस वक्त जो मीडियम है, इसके अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें तो मेरे ये बहुत बड़े खुले दिल से मैंने ये बात कही है कि जो जो पाकिस्तान ने गलती की है उसको खुमियाजा उसने भुगता है, ठीक है, लेकिन अब ये वक्त नहीं है, अब वो वक्त बदल चुके हैं, वो वक्त ठीक है, मैं समझ गया कि मतलब अभी जो पीओके और बलूचिस्तान में चल रहा है वो वैसी गलतियां नहीं हैं जनरल कोचर जैसी कि पहले हुई हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जनरल कोचर, ऐसी गलतियां नहीं है, या आपको लगता है कि ये शायद इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उससे ज्यादा भीषण और बड़ी गलती है? प्रवीण जी, मैंने दुरानी साहब को सुना है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सेंसिबल तरीके से रखते हैं, मैं उनके साथ पहले भी प्रोग्राम्स किए हुए हैं, बट मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हूँ, और मैं इसीलिए कुछ अपने रीजंस देना चाहूँगा कि मैं क्यों नहीं सहमत हूँ। बिकॉज देखिए, जब लोग सड़कों पे आएंगे, जब उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस रहेंगी, अब बलूचिस्तान में जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, वो छुपे नहीं हैं। जैसे आजकल जो एक सोशल मीडिया का ज़माना है और एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप इस चीज़ को नहीं छुपा सकते। पहले बेशक आप जो इसको छुपा सकते थे, बिकॉज उस टाइम पे इस टाइप के ज़रिए अवेलेबल नहीं थे। आज आपके पास ऐसे कोई भी आपके ज़रिए कोई भी वीडियो बना के उसको वायरल कर देता है और वो चीज़ सामने आ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाते हैं। इसीलिए पहले जो आपके वाक़यात होते थे वो एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इंटरनेशनल मीडिया में सामने नहीं आते थे, इसलिए आप आज बोल सकते हैं कि इसको पहले के हालात इस टाइप के थे और अब के हालात नहीं है। देखिए, आपके सामने हैं जो भी है, और ये आपका देश है और आपकी गवर्नेंस है, और जिस तरीके से आपकी फौज इसको गवर्न कर रही है, देखिए आपने सुना होगा फौजी फाउंडेशन और जो उनकी फर्टिलाइज़र कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, मारी पेट्रोलियम, फाउंडेशन पावर कंपनी, विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स, एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग में अस्कारी बैंक है जो इनकी पाकिस्तान की फौज चलाती है, जस्ट इमेजिन। और आपकी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, फौजी सीमेंट, मेरीन टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, फौजी फूड, ये कोई जगह नहीं छोड़ी फौज ने। और इसको फौज का क्या काम होता है एक देश के लिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज मैं 37 साल अपनी फौज में रहा हूँ, मैंने इंडियन आर्मी को कभी नहीं देखा ऐसे कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चलाते हुए। मैं तो आपका उदाहरण और आपकी कई बात को कई मंचों पर रख चुका हूं कि आप कैसे एक अपनी कमाई से एक जो घर खरीद सकता है एक अधिकारी, उस घर में रहते हैं, कैसा संयत जीवन, और आपने सार्वजनिक रूप से ये बातें कही। और जब आप कह रहे थे, मैं ये थोड़ा सा, क्योंकि एक निजी अनुभव है, परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुझे बात करने का मौका मिला, हालांकि वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा क्रिकेट के मसले पर बात करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन, और ये मैं देखिए पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे निजी जीवन का अनुभव है, झूठ सच जो भी मानना हो उसको, क्योंकि वो बातचीत तो पड़ी हुई है, लेकिन बातचीत इंटरनेट पर जितनी मौजूद है वो क्रिकेट के रिलेटेड है।
उससे इतर मैंने कहा कुछ सवाल और, बोले नहीं मुझे पता है क्या पूछना चाहते हो। ऐसे ही चलता है, छोड़ो ना। वो पंजाबी का उनका अंदाज होता था, बोले इन चीज़ों पर मत जाओ। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो आपने फौजियों की बात करी, इसलिए ये बात मुझे याद आई कि उनके घर देखिए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं, वहाँ से उनका कंज्यूम कर लेना किसी तरह जब तक मौका है। नवाज शरीफ साहब समझदार आदमी है, उन्होंने एक बार दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है तो पहले ही बाहर है। इसी तरीके से कई लोग, अहमर भाई के बारे में कहा जाता है, अहमर भाई खुलकर कहते हैं मैं आऊँगा मुझे मार डालोगे तुम लोग, इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है। ये है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को छोड़कर भागने वालों की तादाद बहुतायत में है, और ख़ासतौर पर वो लोग जिनके ऊपर अभी अत्याचार कोट अनकोट आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अभी दुरानी साहब का एक अलग मत है और इस पर मैं नहीं जाऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो अत्याचार कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी तैयारी करके बैठे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। निपुण जी, इस पर बात घूमकर यही आती है जो जिस पर हमने चर्चा शुरू की थी कि 1971 के हालात और वर्तमान में पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध आदि, पंजाब एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, क्या वो सचमुच इतना गंभीर लेवल पर आ गया, खास तौर पर इंटरनेशनल फोरम को ध्यान में रख। मैंने पहले भी पूछा था, मैं जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत, भारत से तो बहुत उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत क्यों नजरअंदाज कर रहा है? नहीं देखिए, मैं एक बात कहूंगा तिवारी जी, और सत्य को प्रवीण भाई कहा जाता है ना कि जो सच है उसके कोई छुपा नहीं सकता। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने तो पूरा इसका डॉक्यूमेंट बनाया है कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, गायब हो रहे हैं, और वो तो आप भी गूगल पे डालेंगे कि ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन क्या बोलता है इस बारे में, तो पूरा डिटेल उसके बारे में अवेलेबल है। यूएन में भी कई बार इस बात को लेकर बात उठी है, कई ऑब्जर्वर ने इस बात को उठाया है, उसके भी डॉक्यूमेंट हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर आप कहेंगे, सोहेल भाई कहेंगे, वो हमारे दुरानी भाई कहेंगे, मैं भेज दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वो तो जग जाहिर है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल आपने जो बात उठाई कि क्यों, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखती हैं। ह्यूमन राइट्स जैसे जो मुद्दे हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जो नैतिकता है वो अक्सर राष्ट्रीय हित के सामने दम तोड़ देती है। ग्लोबल पावर अपने इंटरेस्ट को देखती है। कमाल की बात, आप बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे जिसमें आपको भ्रष्टाचार की बात हो या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात हो, आपको भारत के सूचकांक में आपको अच्छे नंबर नहीं दिखाई देंगे, जबकि पाकिस्तान जैसे कई कंट्री और हैं जिनके नंबर आपको अच्छे दिखाई देंगे। तो ये तो एक ग्लोबल पावर और पॉलिटिक्स की हम बात करें, अमेरिका का जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में, तो आज के दौर में तो किसी तरीके से नहीं। भाई, ईरान पर अगर किसी तरह के हमले करने हैं तो अमेरिका जानता है कि मुझे पाकिस्तान की जमीन का यूज करना है। जब अफगानिस्तान पे अटैक करना था तो यही पाकिस्तान की जमीन का प्रयोग, पाकिस्तान की फौज का प्रयोग किया गया था अफगानिस्तान में हमले करने को लेकर। तो पाकिस्तान को तो मैं हमेशा एक रेंटेड स्टेट की तरह मानता हूँ। एक रेंटेड स्टेट है जो दुनिया के देशों को अपनी जगह प्रोवाइड। जी दुरानी साहब, आप अपनी बात रखें, क्या कहना चाह रहे हैं? कि वो असल में अब तो वो चले गए निपुण भाई, वो मैं तो उन्हीं से बात करना चाह रहा था, उनसे पूछना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि जी जब ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो वो पाकिस्तान, अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है। तो मैं वो पूछना चाह रहा था कि कौन सी पाकिस्तान का इलाका, कौन सा खित्ता, कौन सी जगह इस्तेमाल हुई है या उनके मूड में थी, तो मैं वो पूछना चाह रहा था। नहीं, ये तो बढ़िया, मतलब ये सवाल आपका जाया नहीं जाएगा। जनरल कोचर जैसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे साथ। जनरल कोचर, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या आपको भी लगता है कि इनका ऑब्जेक्शन सही है? नहीं, देखिए, इस पाकिस्तान की ज़मीन पर इसको मुझे आप बताइए कि आपका जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आपके लश्कर तोयबा, आपके जैश मोहम्मद और आपका इसको और भी है, जब द रेजिस्टेंस फ्रंट आप उसके नाम बदली कर देते हैं, तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और आपके जनरल इसको ज़ियाउल हक ने वो जब आपके प्रेसिडेंट थे एक स्टेटमेंट एक्चुअली दिया था, वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बनी, वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो मुझे आप बताइए कि ये जब आपकी सोच इस तरीके की थी कि इसको भारत के साथ तो आप जानते थे कन्वेंशनल तो आप लड़ नहीं पाए, बिकॉज एक लड़ाई होगी और
पाकिस्तान कभी भी एक कन्वेंशनल वॉर में नहीं पड़ना चाहता इंडिया से, बिकॉज आप देखिए, मैं तो फौज में रहा हूँ, मैं तो उसको एनालाइज करता रहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी की जानकारी मुझे है और मैं इसको जानता हूँ कि कितनी देर तक वो टिक पाएंगे हमारे साथ अगर एक कन्वेंशनल वॉर होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल द रेशियो इज 2:1। अगर पाकिस्तान आर्मी भी देख लीजिए और नेवी भी देख लीजिए और एयरफोर्स में, यस, अभी पाकिस्तान आर्मी ने इस पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफ़ी अपने जो इसको एसेट्स को बढ़ाया है, बट मैं उसको बात पे ये आता हूँ कि एक कन्वेंशनल वॉर आप नहीं लड़ सकते, इसीलिए आप एक प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहते हैं। और जो भी देश कमज़ोर होता है वो ये स्ट्रैटेजी करता है। ईरान क्या कर रहा है, वो भी इसको मिडिल ईस्ट में यही कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है इसराइल के अगेंस्ट, बिकॉज वो 1-to-1 तो इसराइल के साथ लड़ नहीं पाएगा कन्वेंशनली, बट ऑफ कोर्स डिस्टेंसेस हैं, नेबर्स नहीं है, हम नेबर्स हैं तो हमको इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ जो ये नैरेटिव पाकिस्तान से चलता है, जो बोलता है कि हमारी ज़मीन पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ नॉट। गॉट इट सर, गॉट इट। ये इस पे कभी एक बार डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है। अहमद साहब, आपकी शिकायत है, सोहेल भाई की शिकायत है, भारत मदद नहीं कर रहा है, इधर पाकिस्तान कह रहा है जो कुछ कर रहे हैं वो भारत से ही फंडिंग आ रही, भारत ही करवा रहा है। जी, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, एक तो ज़रा ये एरोगेंस की हद होती है कि जो कश्मीरी लीडर हैं उनका नाम शौकत नवाज मीर है और ये मौसूफ अपने आप को साफ़ी कहते हैं और उनको शौकत मुनीर कह रहे हैं। हम इनको सिर्फ करेक्ट कर रहे थे, उस पर ये नाराज़ हो रहे थे। भैया थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी तो बताएं। शौकत नवाज मीर हो गए या सरदार उमर नज़ीर हो गए, सरदार अमान खान हो गए, ख्वाजा मेहरान अरशद हो गए, इनके सरों पे 1 करोड़ की इन्होंने प्राइज़ रख दी है कि बाउंटी है, इनको ले आए, हम आपको 1 करोड़ दे देंगे। उनके जो बेहतरीन जो नुमाइंदे हैं, एडवोकेट अमजद अली खान, उनको जेल में डाला हुआ है। साफ़ी बेबाक जर्नलिस्ट सौराब बरकत, उनको जेल में डाला हुआ है। कश्मीरी औरतों के घरों में घुसकर इनके दरिंदा फौज ने उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं। फिर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया करा रहा है या रॉ करा रहे, कौन करा रहे? आप खुद करा रहे हैं, अपना मुंह का काला दूसरों का नाम क्यों लेते हैं? देखे, हमारे साथ ज्यादा ज्यादती करते हैं ये लोग। ये हमारे अपनी एक बैकग्राउंड रही है। ये कह रहे हैं कि मारंग का केस इनका इंटरनल मामला है। ये कैसे इंटरनल मामला है? ऑक्यूपाइड होमलैंड है। ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की बहुत मारूफ आलमी तौर पर शोहरत याफ्ता, उन्होंने बलूचिस्तान को ऑक्यूपाइड होमलैंड कह दिया है। ये देखे, मगरिब से ये आवाजें आ रही, जहाँ तक इन्होंने कहा है कि भारत, इजराइल और ये लोग साथ दे रहे हैं। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि भारत, इजराइल, नंबर 1 इनका न्यूक्लियर हथियार ले ले, नंबर 2 भारत, इजराइल और यूएई भरपूर तौर पर बलूचिस्तान की आजादी का साथ दें। मैं ओपनली कह रहा हूँ। मेरे तो मन में सवाल ये आ रहा था अहमद साहब कि क्या भारत, इजराइल आपको सचमुच जैसा दुरानी साहब कहते हैं, पाकिस्तान का एक नैरेटिव आता है हमारे सामने, वैसे मदद कर दे तो आप आजाद हो जाएंगे तुरंत ही? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे भैया। हमें आप सिर्फ वो 93,000 बंदूकें दे दे, हमारे डॉक्टर अल्लाह नजर ने कहा था, जो इनके ये भगोड़े फौजी पलटन मैदान में छोड़ गए थे, सिर्फ वही 93,000 बंदूक दे दे, हम इनको वापस भेज देंगे पोठोहार। ये आए ना बड़े अपने आप। मुझे आपकी इस बात से वर्तमान हमारे एनएसए जो हैं, अजीत डोभाल जी का एक पुराना बहुत वायरल होता था एक समय पर कि कुछ मिनट लगेंगे। हालांकि दुरानी साहब जो कह रहे हैं, अगर वो भारत की मंशा होती तो ये इतना लंबा समय और ये आपकी मंशा ही नहीं है भाई, हमारी तो गिला ही नहीं, हमारी मंशा देखिए, उसके लिए मैं सच बताता हूँ अमर भाई, कई बार इस पैनल पर जब बात होती है तो इसको लेकर मैं भी क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं फौजी नहीं हूं, ना ही मैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों का वैसा जानकार हूं जैसे आप लोग हैं। मेरे मन में आता है ये सवाल कि अरे करो ना, एक आम हिंदुस्तानी के मन में भी आता होगा, अरे पीओके ले लो ना, सोहेल भाई कह रहे हैं, सोहेल भाई परेशान है, देखो कितना परेशान है वहाँ पर लोग, अमर भाई कह रहे हैं ले लो ना। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जियोपॉलिटिक्स और फिर कोट अनकोट कई किस्म के अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसको मैं एक साथ एक बातचीत में कवर नहीं कर। मुझे एक अर्ज करने दीजिएगा। देखिए, बलूचिस्तान की आज़ादी तो अपनी जगह पर, मेरी तो ख्वाहिश वन मदर इंडिया की है। इनको बुरा लगे अच्छा लगे, हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए। ये जो है इन्होंने अपना मुंह काला किया हुआ है।
अपना ठीक ये है, two nation चलिए theory चर्चा से अच्छी रही, इनको क्या काफी मिला क्या है? काफी काफी बैलेंस तरीके से सबने अपनी बात को रखा। एक बड़ी खबर एक्चुअली चीन से आ रही है, इसके लिए मुझे चर्चा को अभी यहाँ वहाँ पर एक विमान हादसा हो गया है, तो उसके बारे में जरा दर्शकों को मैं जानकारी दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुरानी साहब, विशेष तौर पर आपका, क्योंकि पैनल पर सारे सवाल आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, आपने जवाब दिया। सुहेल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब ध्यान रखिए, आपका पता खूब पूछा जा रहा है। डॉक्टर कोचर, मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहूँगा, बहुत नॉलेज मिलता है। अमर भाई आपको जय हिंद, भारत माता की जय, आपको शुभकामनाएं, आपका जो संघर्ष चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बात इंडिया की में इतना ही, आगे बढ़ते। इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, चीन से खबर है। चीन की राजधानी बीजिंग में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत सिटिक टावर से एक प्लेन टकरा गया है। छोटा प्लेन था, लेकिन 109 मंजिला ऊंची इमारत से यह छोटा प्लेन टकराया है। हादसे के बाद प्लेन के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। विमान के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से नीचे गिरते दिखाई दिए हैं। विमान की टक्कर से बिल्डिंग की 2 खिड़कियां टूट गई हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, ये हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन विमान बहुत छोटा है, तो फिलहाल बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। इसमें कितने लोग हताहत हुए इसका आंकड़ा ठीक अभी सामने नहीं आया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची इमारत है दरअसल ये बीजिंग की। और ये प्लेन हादसा चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ है, जहां प्लेन 2 टुकड़ों में गिर गया है। यह हादसा बड़ा हो सकता था, और 109 मंजिला ऊंची इमारत है, ये बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत है। ऐसे में कुछ गहरे सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। अभी तो ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होनी शुरू हुई हैं, खबर आनी शुरू हुई है। औपचारिक तौर पर इसके बारे में और जानकारियाँ आएंगी। हादसा कैसे हुआ, हादसे की मूल वजह क्या थी, इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 109 मंजिला ऊंची इमारत, जिसको आप देख रहे हैं, गगनचुंबी इमारत है। और ये प्लेन के टुकड़े देख रहे हैं, एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, 2 टुकड़ों में ये प्लेन टूट गया। छोटा प्लेन था और 2 खिड़कियाँ टूटने की बात कही जा रही है। इस खबर के साथ साथ तमाम खबरों का पल पल का अपडेट न्यूज़ इंडिया पर आपको मिलता रहेगा। तो आज ये चीन वाली खबर तो आपको दिखाई, लेकिन इससे पहले जो बात कर रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। पीओके और बलूचिस्तान, ये दोनों ऐसी स्थितियां इस समय पाकिस्तान में बनी हुई है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की तो इस पर निगाह है, भारत भी इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। आपने सभी एक्टिविस्ट को सुना, पीओके के एक्टिविस्ट चाहते हैं भारत आ जाए, बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट चाहते हैं भारत मदद कर देता। तो ये जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि सब कुछ भारत कर रहा, भारत थोड़ी सी मदद तो कर दे, हम पाकिस्तान से आज़ादी ले लेंगे। खैर, ये मांग बढ़ने वाली है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, एक क्रांति की स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, जिसका पल पल का अपडेट न्यूज़ इंडिया पर आपको मिलता रहेगा। बात इंडिया की में इतना ही, नमस्कार। यशस्वी